क्लास 10th आप तो जानते ही हो कि ह्यूमन आई फिजिक्स का एक वो चैप्टर है जिसमें मार्क्स लाना सबसे इजी है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है। तो आइए 10 मिनट में इसको बेसिक से एकदम एडवांस तक समझते हैं और अपने फिजिक्स के मार्क्स को और अच्छा करते हैं। वेलकम यू टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई की। हमारी आईज के अंदर पहला पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया होता है आउटर मोस्ट व्हाइट कलर वाला पार्ट जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होता है आई लेंस। आई लेंस होता है हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। आइरिस, आइरिस हमारी आईज में प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल होती है एक ओपनिंग जिसके थ्रू लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। उसके बाद होता है रेटिना। रेटिना वो स्क्रीन है जिसपे हमारी इमेज ऑब्टेन होती है। कैसी इमेज? रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना के अंदर होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट को, हमारी डिम लाइट को सेंसिटिव होते हैं, और कोन्स जो होते हैं वो कलर्स को सेंस करते हैं। क्लियर है ये बात? फार पॉइंट, हमारी ह्यूमन आई का फार पॉइंट जो है वो है इंफिनिटी। और रेटिना और ऑप्टिक नर्व जहां पे मीट करती हैं उस एरिया पे होता है ब्लाइंड स्पॉट जहां पे हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो ये है हमारी आईज के पार्ट। आईज में हमारा जो आई लेंस है उसको कंट्रोल करते हैं हमारे सिलेरी मसल्स। ठीक है, आई लेंस को कंट्रोल करते हैं सिलेरी मसल्स। इसको देखते हैं डिटेल में। तो देखो, इसी चीज को हम कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब जब भी आप कोई चीज दूर की देख रहे हो तो हमारा आई लेंस एकदम थिन हो जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, और जब हम कोई चीज एकदम पास की देख रहे हैं तो हमारा आई लेंस एकदम थिक हो जाएगा। तो यही जो आई लेंस की एबिलिटी है टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। आपने देखा ही होगा जब भी आप अपने फोन से कोई फोटो खींचते हो तो हमारे फोन का लेंस क्या होता है? एडजस्ट करता है। उसी लेंस जैसे अपना फोकस एडजस्ट करता है ऐसे ही हमारी आईज भी अपना फोकस एडजस्ट करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है क्लास 10th? चलिए अब आते हैं हमारे डिफेक्ट्स। तो हमारी आईज में सबसे पहला डिफेक्ट हो सकता है मायोपिया। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, कि पास का तो हमें अच्छे से दिख रहा है पर दूर का हमें नहीं दिख पाता। ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली बात देखो, ये कुछ डिफेक्ट ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा था और उसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन गई। अब ऐसा होने के दो रीजन है। पहला रीजन, या तो जो हमारा आई लेंस है इसकी पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, या फिर दूसरा रीजन, ये जो हमारी आई बॉल है ये बहुत बड़ी है। ये आई बॉल क्या है? बहुत बड़ी है, इस वजह से इमेज पहले ही बन जा रही है। क्लियर है ये बात? तो दो हमारे रीजन है देखो, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस या फिर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? इसको सही करने के लिए हमें एक कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर यूज करना पड़ता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ट करेगा। पहले ये पहले लाइट को बाहर फेंकेगा और फिर हमारा आई लेंस लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा। क्लियर है? पहले तो सीधा कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन अब पहले बाहर फेंका और फिर उसको कन्वर्ज करा, तो हमारी जो इमेज है वो हमारी एकदम रेटिना पर ऑब्टेन हो जाती है। क्लियर है क्लास 10th? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही इमेज बन जा रही है। क्लियर? कैसे सही कर सकते हो? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर से। समझ आया क्लास 10th? आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारी आईज में हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है हमारा फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का तो दिखता है लेकिन पास का देखने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी पास का कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमारी आईज के पीछे बन रही है, हमारी आईज के भी पीछे इमेज बन रही है उसकी। अब हम इसको, क्या रीजन है इसका? या तो जो हमारा आईज का कॉन्वेक्स लेंस है वो बहुत वीक हो चुका है, या फिर हमारी जो आई बॉल है वो बहुत छोटी है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है? एक सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज अ सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है ये बात? कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा याद रखना आप पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव चश्मा लगाए मतलब हाइपरमेट्रोपिया, नेगेटिव मतलब मायोपिक। क्लियर है क्लास 10th? ठीक है, अब इसी में दो डिफेक्ट और होते हैं हमारे। एक होता है हमारा प्रेस बायोपिया, जब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है, मतलब दूर और पास दोनों देखने में प्रॉब्लम होती है। और होता है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है एज के साथ साथ एक व्हाइट फिल्मी लेयर हमारी आईज के आगे आ जाती है, तो उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। क्लियर है ये? आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है?
प्रिज्म हमारा एक ट्रायंगुलर सरफेस है ना, जिसके थ्रू लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट मतलब बेंड करती है। तो आप देख सकते हैं एक डायग्राम, बड़ा सिंपल डायग्राम है कि ये है हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर है? ये है आपकी यहां से यहां तक इंसिडेंट रे। जैसे ये प्रिज्म में एंटर करेगी तो इसने क्या करा, बेंड करा। क्या करा? बेंड करा। इसको जाना कैसे चाहिए था? जाना तो सीधा चाहिए था, पर इसने बेंड करा। और जब ये प्रिज्म से निकली तो दोबारा इसने बेंड करा। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई आपकी एमरजेंट रे। क्लियर है? जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है क्लास 10th? और ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। जो ए है वो है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये डायग्राम आपको लर्न रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 3 टॉपिक है इस चैप्टर में। अब डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड हमारा स्कैटरिंग। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब भी हम व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो वो 7 अलग अलग कलर्स में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है और सारे कलर्स की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जैसे ही हमारी आप डायग्राम देखो, जैसे ही व्हाइट लाइट हमारी किस में आई, प्रिज्म में, तो ये देख सकते हैं आप 7 कलर्स में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्लियर है क्लास 10th? जो सबसे कम बेंड हुआ वो है रेड। रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ। और सबसे ज्यादा कौन सा बेंड हुआ हमारा, वायलेट। ठीक है ना, जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम बेंड होता है। मतलब वो एकदम तेज निकल जाता है। जब तेज निकल जाता है तो बेंड कम होगा। क्लियर है क्लास 10th? स्पेक्ट्रम मतलब ये जो हमारा 7 कलर्स का बैंड ऑफ लाइट फॉर्म हुआ है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। विब ग्योर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब ग्योर। क्लियर है क्लास 10th? तो ये है डिस्पर्जन। जब व्हाइट लाइट हमारी 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जब भी उसको हम किससे पास करते हैं, प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो कैसे बनता है? रेनबो बनता है जब सन से जो लाइट है, सन से कौन सी लाइट आती है हमारी, व्हाइट कलर की। सन से येलो लाइट नहीं आती, सन से आती है व्हाइट कलर की लाइट। और जैसे ही वो एक वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू पास करेगी तो हमारा रेनबो फॉर्म होगा। 4 प्रोसेस होते हैं। जैसी लाइट एंटर करेगी वाटर ड्रॉपलेट में तो सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड होगी, और साथ ही साथ डिस्पर्जन, क्योंकि एक हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी। तो ये हमारी लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट जो है देखो आप, अंदर ही इसने क्या करा, लाइट ने रिफ्लेक्ट कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब ये बाहर निकलेगी तो दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, 4 प्रोसेसेस आपको लिखने हैं, डायग्राम बनाना है, और बोर्ड में आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू लेयर्स ऑफ एयर। जब एयर्स की जो अलग अलग लेयर होती है उसकी वजह से लाइट बेंड होती है। अच्छा, जो सबसे ऊपर लेयर है वो कैसी होगी, ऑप्टिकली रेयरर होती है, और जो नीचे की एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर होती है। अब 5 फिनोमिना होते हैं, कौन कौन से? फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टार जो है उसकी पोजीशन हमें हायर लगती है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। हमें इसमें से 2 से 3 फिनोमिना को समझना है। तो देखिए, सबसे पहला और मेन है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो ये हमारा अर्थ है, और यहां पर आप मान लेते हैं। अब हमें जो सन है वो 2 मिनट पहले दिख जाता है। क्यों? देखो, सनराइज माना जाता है जब भी सन होराइजन की एक्सिस को क्रॉस करेगा, लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये जो सनलाइट है ये हम तक पहले ही पहुंच जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। हमें तो लगेगा कि सन ने ऑलरेडी होराइजन क्रॉस कर दिया है, लेकिन एक्चुअली उसने करा नहीं है। तो ये 2 मिनट का यहां पर गैप हमें मिल जाता है। और ऐसे ही जब सन सेट हो जाता है तो भी हमें 2 मिनट तक लगेगा कि अभी सन जो है वो होराइजन के ऊपर है। तो इस वजह से 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स आफ्टर, टोटल 4 मिनट्स हमें ज्यादा सन विजिबल होता है। रीजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके साथ आप देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब होता क्या है, जब भी स्टार से लाइट आती है तो वो डेंसर, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो हमें जो स्टार है वो तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा यहां पे। तो पहला रीजन कि आपको स्टार की जो पोजीशन है वो हायर दिखेगी, और दूसरा वो ट्विंकल के होता है। देखो, जो एयर है
वो कभी भी फिक्स तो रहती नहीं है, हमेशा मूव करती रहती है। तो कभी वो ऑप्टिकली डेंसर हो जाती है, कभी रेयरर हो जाती है। इस वजह से जो स्टार से लाइट आती है वो कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है। तो जब ज्यादा आएगी तो ब्राइट दिखेगा, कम आएगी तो डिम दिखेगा। तो इस वजह से वो ब्राइट डिम की वजह से हमें ट्विंकल होता हुआ दिखता है। क्लियर है क्लास 10? आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? तो प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस, सो दे अपीयर एज बिग डिस्क। स्मॉल एटमॉस्फेरिक चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द लाइट मच, सो दे डू नॉट ट्विंकल। स्टार जो है वो एक पॉइंट लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन जो प्लैनेट्स है वो काफी बड़े होते हैं साइज में, इस वजह से वो हमें ट्विंकल होते हुए नहीं दिखते हैं। क्लियर है क्लास 10? आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शंस बाय कोलाइडिंग विद पार्टिकल्स। जब लाइट जा रही है और किसी भी पार्टिकल से टकरा जाएगी तो वो चारों तरफ फैल जाती है। आप सपोज करो आपने अपना फोन लिया और इसको तेज दीवार पे फेंक के मारा, तो क्या होगा? ये पूरा स्कैटर हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, ट्राई जरूर करना एक बारी। ठीक है। टिंगल इफेक्ट। जब भी लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलॉइड इट्स पाथ बिकम विजिबल। जब भी लाइट के पार्टिकल स्कैटर होते हैं तो हमें उसका पाथ विजिबल हो जाता है। अब इसके क्या क्या, अच्छा यहाँ पर एक और बात बताइए। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं डस्ट वगैरह के, है ना, गैसेस के, वो छोटी वेवलेंथ की जो लाइट है ब्लू कलर की उसको स्कैटर करते हैं। जो हमारे मीडियम पार्टिकल्स है वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स है जैसे वाटर ड्रॉपलेट वो सारे पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें व्हाइट कलर ऑब्टेन होता है। अब आप देखो इसके एप्लीकेशंस को। तो डेंजर सिग्नल जो होते हैं हमारे ट्रैफिक लाइट्स, डेंजर सिग्नल हमेशा रेड में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स है डस्ट वगैरह के, वो रेड लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, इसलिए रेड लाइट हम तक डायरेक्ट पहुंच पाती है। क्लियर है? कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल है डस्ट के, गैसेस के। ये छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ की लाइट मतलब ब्लू कलर को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से हमें चारों तरफ स्काई ब्लू दिखता है। अपीयरेंस ऑफ द स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट है उसको स्काई एकदम ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्लाउड्स क्यों व्हाइट दिखते हैं? क्योंकि क्लाउड्स के अंदर होती है वाटर ड्रॉपलेट्स, वो लार्ज पार्टिकल्स है, तो वो सारी लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं और वो हमें व्हाइट दिखता है। कलर ऑफ द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्या होता है? जो सन है उसको लार्जर डिस्टेंस कवर करना होता है। जो सन से लाइट आ रही है उसको लार्ज डिस्टेंस कवर करना होता है। इस वजह से जो लार्ज वेवलेंथ की लाइट है मतलब रेड लाइट, वही हम तक पहुंच पाती है, और ब्लू लाइट शुरू में ही स्कैटर हो जाती है। तो सनराइज और सनसेट के वक्त हमें जो हमारा स्काई है वो रेडिश कलर का दिखता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब आपको चैप्टर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने डाउट्स को कमेंट करो और नेक्स्ट टॉपिक को भी कमेंट करो। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।